आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 09। आज हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। फिर हम कल से अपने नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। जैसा कि मैंने को पहले बता रखा है कि GST इज़ ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या बोल सकते हैं इसको कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। मतलब जीएसटी उस स्टेट को मिलेगा जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम किए जाएंगे। जीएसटी उस स्टेट को मिलेगा जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम किए जाएंगे। इंडिया फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट मतलब इंडिया दो टाइप की गवर्नमेंट फॉलो करता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि इंडिया में दो टाइप्स की गवर्नमेंट चलती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंट लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, तो ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जब 9 सेंट्रल टैक्स यानी कि इनके और 8 स्टेट टैक्स इनके ख़त्म हुए, तब जाके क्या बना, जीएसटी। क्या बना तब जाके, जीएसटी बना। तो जीएसटी जैसे कि बताया, इंडिया फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट। यहाँ पे दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। और दोनों के टैक्स खत्म हुए तब जाके जीएसटी बना। तो जीएसटी दोनों यानी कि दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर जीएसटी बनाया। पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट के 9 टैक्स खत्म हुए और स्टेट असेंबली के 8 टैक्स, तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया, जीएसटी बनाया। पार्लियामेंट ने क्या बनाया, CGST। इन्होंने क्या बनाया, SGST। इन्होंने बनाया SGST, इन्होंने बनाया CGST, और क्या बनाया, IGST। ये क्या है, कुछ नहीं, ये CGST प्लस SGST को जोड़ देंगे तो IGST बन जाता है। और इन्होंने से बनाया UTGST। जैसे स्टेट असेंबली ने SGST बनाया, वैसे इन्होंने यूटी के लिए UTGST बनाया। तो इतना हमने क्या बताया, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। उस स्टेट को पैसा मिलेगा जो स्टेट कंज्यूम करेगा गुड्स और सर्विसेज को। इंडिया फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में दो टाइप्स की गवर्नमेंट काम करती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, और स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल यानी पार्लियामेंट के 9 टैक्सेस और स्टेट असेंबली के 8 टैक्सेस खत्म हुए तब जाके क्या है, जीएसटी। तो दोनों के जब टैक्स खत्म हुए तब आए जीएसटी। तो जीएसटी पर लॉ कौन बनाएगा, तो दोनों ने मिलकर जीएसटी पर लॉ बनाया। पार्लियामेंट ने बनाया सीजीएसटी और स्टेट असेंबली बनाया एसजीएसटी। आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी को जोड़ देंगे तो आईजीएसटी बन जाता है। और जैसे एसजीएसटी वैसे यूटी के लिए पार्लियामेंट ने यूटी जीएसटी बनाया है। फिर ये बात करते हैं टैक्सेशन प्रिंसिपल्स की। एक होता है ओरिजिन बेस्ड, होता है डेस्टिनेशन बेस्ड। क्या होता है, एक होता है ओरिजिन बेस्ड, एक होता है डेस्टिनेशन बेस्ड। ठीक, इसमें क्या होता है,
इसमें होता है कंट्री ए से अगर सेल हुआ है, कहाँ पे, कंट्री बी में, कंट्री ए से सेल हुआ है कंट्री बी में, तो टैक्स इसको मिलेगा, टैक्स मिलेगा इसको, इस कंट्री को टैक्स मिलेगा। और यहाँ पे क्या होता है, कंट्री ए से सेल हुआ है कंट्री बी में, तो टैक्स यहाँ पे किसको मिलेगा, कंट्री बी को टैक्स मिलेगा। हाँ, तो इसमें नुकसान क्या था, अगर कंट्री ए से सेल हुआ कंट्री बी को, अगर कंट्री बी से टैक्स चार्ज कर लिया कंट्री ए ने, तो उन्होंने अपने एक्सपोर्ट पर टैक्स चार्ज कर लिया, इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट महंगा होगा, तो इससे कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने कोई टैक्स नहीं चार्ज किया, तो यहाँ से क्या हुआ, इनका एक्सपोर्ट सस्ता हुआ, तो इन्होंने ज़्यादा ये एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे कंट्री में, क्योंकि इनके लिए ये जो परचेज है ये सस्ता होगा, और इनको जब ये अपने कंट्री में जब ये आगे फर्दर सेल करेंगे तो उनसे टैक्स चार्ज करेंगे। तो ऐसा होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स प्रिंसिपल में। इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसे आप पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए आराम से। टैक्सेशन सिस्टम, क्या टैक्सेशन सिस्टम, एक होता है फर्स्ट पॉइंट टैक्स कलेक्शन, क्या होता है फर्स्ट पॉइंट टैक्स कलेक्शन, एक होता है लास्ट पॉइंट टैक्स कलेक्शन, या इसको आप फर्स्ट स्टेज भी बोल सकते हैं, इसको फर्स्ट स्टेज टैक्स कलेक्शन और लास्ट स्टेज टैक्स कलेक्शन। और एक होता है मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन, क्या होता है मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन। आइए एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है ये, एक पर्सन है ये, एक पर्सन है ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, और ये है मिस्टर सी। कौन है, मिस्टर सी। मान लीजिए इन्होंने कोई प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू है, मान लेते हैं उस पर वैल्यू उसकी 1000 रुपये, क्या है, एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि एक पेन है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1000 रुपये। तो इसमें क्या होता था कि जब ये फर्दर सेल करेंगे आगे, जब ये आगे सेल करेंगे, तो इन्होंने जब फर्स्ट टाइम उन्होंने आगे सेल किया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चार्ज कर लेगी, टैक्स। मान लीजिए टैक्स का रेट है 10%, क्या है टैक्स का रेट 10%, तो ये 100 रुपये यानी कि 1100 रुपये का इनको मिस्टर बी को देंगे, इनके लिए कॉस्ट क्या बनी, 1100। ये मान लीजिए इन्होंने अपना उस पर प्रॉफिट ऐड किया 500 रुपीज़,
कितना हो गया 1600। फिर टैक्स ये चार्ज नहीं करेंगे, कितना 1600 का ये आगे फर्दर सेल कर देंगे टू मिस्टर सी को। किसको? टू मिस्टर सी। यानी कि कॉस्ट टू मिस्टर सी क्या है? ₹1600। कितना आया? कॉस्ट क्या है मिस्टर सी को? 1600। मिस्टर ए जब भी कोई भी फर्स्ट टाइम सेल करेगा तो भी गवर्नमेंट टैक्स उससे चार्ज कर लेगी, आगे गवर्नमेंट को लेना देना नहीं होता है इसमें। तो इसे मिस्टर ए ने जब फर्स्ट टाइम सेल किया तो 1000 रुपये का वैल्यू था, 100 रुपये टैक्स यानी कि 1100 रुपये। इसमें से क्या करेगा मिस्टर ए? 1000 रुपये अपने पास रख लेगा और 100 रुपये टैक्स डिपॉजिट कर देगा, टैक्स डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। किसको? टैक्स डिपॉजिट टू गवर्नमेंट को कर देगा। मिस्टर ए जो है वो 1000 रुपये अपने पास रखेगा, 100 रुपये टैक्स का गवर्नमेंट को जमा कर देगा। और फिर मिस्टर बी को 1100 को सेल किया, मिस्टर सी बी ने प्रॉफिट ऐड किया 500, प्रॉफिट ऐड किया अपना 1600 का, आगे मिस्टर सी को से। यहाँ पे देखिए टैक्स नहीं लगा क्योंकि ये कौन सा सिस्टम है? फर्स्ट पॉइंट टैक्स कलेक्शन। मतलब गवर्नमेंट फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे जो कंपनी होगी यहीं पे गवर्नमेंट ने कंपनी को पकड़ लिया। जैसा कि एक एरिया होता है, एरिया, ये मान लीजिए कोई एरिया है, ये है यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है। और यह क्या है? यहाँ पे सब पब्लिक रहती है, ये सब क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। अगर ये मान लीजिए 100 कंपनियाँ हैं तो यहाँ पे कितने होंगे? 10,000 लोग। कितने होंगे? यहाँ पे होंगे पूरे 10,000 लोग होंगे। कितने होंगे यहाँ पे? पूरे 10,000 लोग। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या होता था? कंपनी यहीं पे इन 100 लोगों को पकड़ लेती थी कि आप जब सेल करेंगे टैक्स देंगे, हमें आगे लेना देना नहीं है। तो पहले ये फर्स्ट पॉइंट टैक्स कलेक्शन यूज़ होता था। तो इसमें क्या होता था कि ये लोग बहुत कम होते थे, ये होते थे कहीं 100 लोग, और ये कहीं होते थे समझिए आप 10,000 लोग, ये भी कहीं होते थे मान लीजिए 5,000 लोग। तो गवर्नमेंट ने कहा इन इतने लोगों को अच्छे पकड़ने से कि हम इस शुरू में ही पकड़ लेते हैं कि शुरू में टैक्स ले लेंगे। तो इससे होता क्या था? यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी थी? 1000 रुपये। और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई? 1600 रुपये। कितनी हो गई? 1600 रुपये वैल्यू। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा यहाँ तो हमको टैक्स का नुकसान हो रहा है, अगर हम यहाँ पे चार्ज करते सेकंड पॉइंट पे या मान लीजिए लास्ट पॉइंट पे, क्योंकि मिस्टर सी तो कंज्यूमर है। कौन है ये? कंज्यूमर या कस्टमर, ये कंज्यूम कर रहे हैं। लास्ट में ये है, तो फर्स्ट में ये है और कंज्यूम कर रहे हैं, लास्ट में ये आए, ठीक। तो गवर्नमेंट बोला अगर 1600 पे टैक्स चार्ज करते 10% तो हमको 160 का रेवेन्यू होता है। यहाँ पे तो हमको खाली 100 रुपये का हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने दिमाग लगा कि काम में फर्स्ट पॉइंट को हटाते हैं, हम लास्ट पॉइंट को चूज़ करते हैं। तो देखिए फिर जब फर्स्ट पॉइंट से जब गवर्नमेंट लास्ट पॉइंट में गई तो उसमें कितना फ़ायदा हुआ, वही उसी की बात करते हैं। ये है फर्स्ट पॉइंट का, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने? हाँ, ये लास्ट पॉइंट पे आते हैं। सेम एग्जांपल, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। अब गवर्नमेंट के यहाँ पे हम कंपनी कंपनी को नहीं, कंपनी से टैक्स नहीं लेंगे। एक काम करते हैं हम, आपकी वैल्यू कितनी आई थी? उन्होंने बोला हमारी वैल्यू थी 1000 रुपये। टैक्स आप मत दीजिए, कितनी हुई? 1000 रुपये। इनके लिए कॉस्ट कितना हुआ? 1000 रुपये। प्रॉफिट कितना ऐड किया? 500, 1500 हो गया। अब
आप हमें टैक्स देंगे, क्या आप टैक्स कलेक्ट करके हमको देंगे 10%, कितना हो गया 150 इन्होंने इसको किया सेल। अब कोस्ट टू मिस्टर सी कितना आया ₹1650, कितना आया 1650। ये क्या करेंगे 1500 अपने पास रखेंगे और 150 रुपये टैक्स डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, क्या टैक्स डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या गवर्नमेंट को यहाँ पे 150 आएगा, तो 150 रुपया करेंगे टैक्स डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। सर लास्ट पॉइंट पे क्या हुआ, गवर्नमेंट को टैक्स में बेनिफिट हुआ, टैक्स ज़्यादा मिला, लेकिन होता क्या था यहाँ पे, जैसे बताइए बहुत सारे लोग थे, ये मान लीजिए थे 10,000 लोग, ये बता रहे कितने 5,000 लोग। अब यहाँ पे 100 लोगों को पकड़ना आसान है कि यहाँ पे 5,000 लोगों को पकड़ना आसान है, तो यहाँ पे 100 लोगों को पकड़ना आसान था, 5,000 लोगों को बहुत मुश्किल था, क्योंकि कौन लास्ट में बैठा है सेल कर रहा है ये कैसे पता लगेगा। हो सकता है किसी की टर्नओवर 1 लाख हो महीने का, किसी का 10 लाख हो, किसी का 1 करोड़ हो, किसी का 10,000 हो। तो ऐसे कोई छोटा व्यापारी है तो हो सकता है वो टैक्स ले और हमें जमा न कराए, तो बहुत सारे कारण थे जिससे गवर्नमेंट को 150 ना मिल के इसको यहाँ भी इसको 100 रुपये ही मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोगों को पकड़ना, ढूंढना, कोई टैक्स जमा कर रहा है कोई नहीं कर रहा, किसी का टर्नओवर बहुत कम है, कोई बहुत छोटा दुकानदार है, तो ऐसे करके गवर्नमेंट को प्लस। और यहाँ पे फिर क्या करते थे ये जो प्राइस है, मान लीजिए इनका प्राइस था यहाँ पे 1500, तो ये क्या करते थे मिस्टर सी कभी कभी, तो ये क्या करते थे मिस्टर सी क्या करते थे, इनको वैल्यू कम दिखाते थे। क्या दिखाते थे? वैल्यू कम। मान लीजिए इनको दिखाना भी है तो अपनी 1500 ना करके ये बोलते थे 1,000 रुपये का प्राइस है प्लस 100 रुपये, हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 1100 प्लस 10%, 110 रुपये इन्होंने गवर्नमेंट को जमा किया टैक्स का। ठीक, और जो 400 रुपये था ये इन्होंने उनसे कैश में ले लिया, क्योंकि कैश का कोई भी ट्रेस नहीं रहता। कैश में अगर किसी आपने पैसा ले लिया किसी से, किसी को दे दिया, तो ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है कि आपने पैसा लिया है और सामने वाले ने पैसा दिया है। तो क्या करते थे ये 1,000 रुपये यहाँ पे 500 प्रॉफिट नहीं जोड़ते थे, ये 400 रुपये कैश में ले लेते थे और क्या करते थे 100 रुपये प्रॉफिट जोड़े 1100 आया, 1100 पे 10% यानी कि 110 रुपये, नहीं तो कितना आता था 1500, 1,000 पे 500 प्रॉफिट 1500 होता था, 1500 पे 10 में 150, तो 150 ना में गवर्नमेंट को कितना मिल रहा था 110 रुपये। तो और प्लस 10 रुपये जो 110 रुपये मिल रहा था इसमें कई लोग मिल नहीं रहे थे, तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट को यहाँ भी 100 रुपये का ही बेनिफिट हो रहा था। तो इसमें यह भी नुकसान था कि इतने सारे लोगों को पकड़ना, फिर वैल्यू लोग कम दिखा के कैश में पैसा ले लेते थे। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या दिक्कत थी कि यहाँ पे लोग बहुत कम थे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू काफ़ी कम मिलता था, यहाँ पे प्राइस ही बहुत कम रहता था, प्राइस लास्ट स्टेज पे बढ़ता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे लास्ट स्टेज वाला फॉलो किया तो यहाँ पे क्या वैल्यू कम दिखाने लगे लोग, कई लोग मिल नहीं रहे थे, टर्नओवर कम था तो वो टैक्स ही नहीं भरते थे, तो गवर्नमेंट को यहाँ भी रेवेन्यू का लॉस होता था, टैक्स का लॉस होता था गवर्नमेंट को। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन स्टार्ट किया। और इसमें एक प्रॉब्लम और थी, जैसे यहाँ पे हमने 3% लिया, 1 2 3, हो सकता है यहाँ पे 4th पर्सन भी हो, तो यहाँ पे क्या होता है इन्होंने इसको सेल किया, लास्ट तक ये गया ही नहीं, गवर्नमेंट इनसे टैक्स चार्ज कर रही थी। हो सकता है ये कंपनी हो, ये होल सेलर हो, ये रिटेलर हो, और ये कौन हो, ये कस्टमर हो। कौन हो, ये कस्टमर। गवर्नमेंट किसको, रिटेलर को पकड़ रही थी यहाँ पर। हो सकता है होल सेलर आगे सामान सीधा सेल कर देता हो आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट तो इनको पकड़ रही थी ना। और होली मान लीजिए कि एक पर्सन है, क्या करता है, एग सेल करता है, एग सेल करता है, किसको करता है ये मान लीजिए आगे करता है कि एक शॉप को भी करता है और ये करता है डायरेक्ट कस्टमर को भी डायरेक्ट सेल करता है एग। शॉप पे जाएगा तो शॉप पर आके कस्टमर को सेल करेगा, तो गवर्नमेंट इनको पकड़ लेगी कि भाई आप लास्ट स्टेज पे, कस्टमर से पहले जो भी होगा उसको लास्ट स्टेज पे मानते हैं, जो कस्टमर से पहले होगा वो लास्ट पॉइंट स्टेज में कवर होगा, तो गवर्नमेंट तो इनसे टैक्स लेगी। लेकिन एग वाले ने क्या किया, कस्टमर को भी डायरेक्ट सेल कर दिया, तो गवर्नमेंट तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे कलेक्ट ही नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे भी रेवेन्यू लॉस हो जा रहा था।
3 कारणों से लॉस हो रहा था। एक तो वैल्यू कम दिखा रहे थे लोग, क्या कर रहे थे, एक वैल्यू कम दिखा रहे थे, एक वैल्यू कम दिखा रहे थे, एक वैल्यू कम दिखा रहे थे। दूसरा क्या कर रहे थे, दूसरा यहाँ पे बीच में लीकेज हो जा रहा था। क्या हो रहा था, लीकेज। क्योंकि गवर्नमेंट तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट में, लास्ट पे जो कस्टमर से पहले उसको पकड़ रही थी, लेकिन ये अलग से भी सेल कर रहे थे कस्टमर को। इससे क्या हो रहा था, बीच में लीकेज हो जा रहा था। क्या होता, बीच में लीकेज हो जा रहा था। और 3, सो मैनी पीपल, कितने थे, सो मैनी पीपल, यानी कितने सारे लोग थे यहाँ पे, लेकिन सब लोग, जैसे यहाँ पे 100 लोग थे खाली, यहाँ पे 5,000 लोग थे, तो यहाँ पकड़ना इजी था। इन लोगों को, इतने लोगों को पकड़ना, फिर इतना स्टाफ गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, इतने सारे लोगों को रखो, फिर उनका सैलरी, सारा कुछ, कन्वीनियंस, ट्रैवलिंग, ठीक है, सारा पे करो उनको। ऐसा तो है नहीं कि 10 लोग बिठा दिए तो 10 लोग तो 100 लोगों को देख, लेकिन 10 लोग 5,000 लोग कैसे देखेंगे, फिर यहाँ पे कम से कम 1,000 लोग रखने होंगे, तो यहाँ पे खर्चा भी गवर्नमेंट का बढ़ता था कि इतने लोगों को पकड़ना हो। तो फर्स्ट पॉइंट में भी दिक्कत था, और ये लास्ट पॉइंट वाले में भी दिक्कत था। फिर आया मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन, उसके बारे में बात करते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब आइए अपने आते हैं मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन। यहाँ पे क्या होता था, सेम एग्जांपल, ये कितने भी हो सकते हैं आगे, ठीक है। अगर ये कस्टमर है तो ये कौन होगा, ये लास्ट स्टेज पर होगा, लास्ट स्टेज पे ये वाला पर्सन होगा। अगर ये कस्टमर है लास्ट में तो लास्ट स्टेज पे, और ये कौन होगा, फर्स्ट पॉइंट पर। और मान लीजिए 4 लोग हैं, ये कस्टमर है अगर, तो ये कौन होगा, लास्ट स्टेज पर होगा, ये कौन होगा, फर्स्ट पॉइंट पर, कौन होगा, फर्स्ट पॉइंट पर। और 3 ही लोग हैं, तो ये कौन होगा, कस्टमर, ये होगा लास्ट स्टेज पर, ये होगा फर्स्ट पॉइंट पर। क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट पर। तो अपना मल्टी पॉइंट टैक्स लेसन, मल्टी पॉइंट, इसमें क्या होता था, हमारे 3 लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। वैल्यू थी कि 1,000 रुपये, गवर्नमेंट ने यहाँ भी टैक्स चार्ज किया 100 पे, 10%, 1,000 का 10%, 100 रुपीज़, 1100। फिर उन्होंने अपना प्रॉफिट ऐड किया 500, कितना हुआ ये, 1,600। फिर गवर्नमेंट ने यहाँ भी टैक्स चार्ज किया 10%, 160, कितना हो गया, 1,760। इनको सेल कर दिया। कॉस्ट कितना है, कॉस्ट टू मिस्टर सी कितना है, रुपीज़ 1,760। को मेरा 100 रुपये का टैक्स यहाँ मिला, और 160 का टैक्स यहाँ मिला, कितना, 160 का। अब देखिए फर्स्ट वाले में रेवेन्यू कितना था गवर्नमेंट को, 100 रुपये का। लास्ट वाले में कितना रेवेन्यू था गवर्नमेंट को, 150 का। लेकिन इस वाले में कितना गवर्नमेंट को रेवेन्यू हुआ, 160 प्लस 100, 260। फर्स्ट वाले में कितना था, 100, सेकंड वाले में 150, और थर्ड वाले में 260। ये फर्स्ट वाले में, ये लास्ट पॉइंट वाले में, और ये मल्टी पॉइंट वाले में। तो आप ध्यान दे रहे कितना गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन इससे हुआ क्या, वही कैस्केडिंग इफेक्ट। ये 100 रुपये का
जो टैक्स था इस कॉस्ट में ऐड था, और फिर इस पूरे 1600 पे, जिसमें 1500 प्लस 100 रुपये, 100 रुपये तो टैक्स था, ये 1000 रुपये प्लस 500, तो ये कॉस्ट हुआ, जो वैल्यू हुआ ये 100 रुपये टैक्स का। तो 160 रुपये, 10% से कितना हुआ 150, इसका 10% 10 रुपीज़, तो ये 150 और प्लस 10 160, 160। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ, कैस्केडिंग इफेक्ट। अब आपको पता हो कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, ये होता है टैक्स ऑन टैक्स। यहाँ पे क्या जाता है, टैक्स पर भी टैक्स लग जाए, इससे वैल्यू क्या हो जाती, वैल्यू बिकम वेरी हाई। क्या, वैल्यू बिकम वेरी हाई। गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ा 260 हुआ, लेकिन इसे वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी। ये पॉइंट भी बेकार था। तो ये पेपर में कोई नहीं पूछने वाला, ये आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए, आपके फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन, ये तीनों ही सिस्टम बेकार थे। इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर जो चल रहा है उस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। क्या सिस्टम चल रहा है, मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन, यहाँ पे विदाउट ITC, यहाँ पे विदाउट ITC, और चल क्या रहा है, मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन विद ITC। इसको भी आप नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। फोर्थ क्या है हमारा, मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन विद ITC। इसमें क्या होता था, GST में ये फॉलो होता है, क्या होता है, GST में ये वाला जो है टैक्सेशन सिस्टम फॉलो होता है। इसमें क्या होता है, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, ये है मिस्टर सी, जो कौन है, ये है कस्टमर। कौन है ये, कस्टमर है। फाइनल कंज्यूमर कौन है, फाइनल कंज्यूमर कौन है, ये फाइनल कंज्यूमर। मान लीजिए इनके लिए वैल्यू है किसी पेन की, मान लीजिए उसका प्राइस है 1000 रुपीज़। क्या है, 1000 रुपीज़। ये टैक्स चार्ज करेंगे 10%, कितना हुआ 100 रुपीज़, कितना हुआ 1100। 1000 रुपये अपने पास रखेंगे मिस्टर ए, और 100 रुपये क्या करेंगे, डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। क्या, डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। यहाँ पे मिस्टर बी को गवर्नमेंट ने बुलाया। क्यों बुलाया, क्योंकि GST एक नया लॉ है। क्या है, एक नया लॉ है, और ये कौन है, ये व्यापारी। इसको समझाने के लिए मिस्टर बी को गवर्नमेंट ने बुलाया और कहा, मिस्टर बी तुम्हारे लिए कॉस्ट जो है, आप ये, इन्होंने कितने में सेल किया इनको, 1100 में। मिस्टर बी, आप जो कॉस्ट है वो कितना रखना, कितना मानना, अपना कॉस्ट मानना आप 1000 रुपये, 1000 मानो। मिस्टर बी कॉस्ट 1000 मानो। मिस्टर बी ने कहा कि सर मैं तो 1100 रुपये दे के आऊँ, तो मैं कॉस्ट 1000 क्यों मानूँ। गवर्नमेंट ने कहा, मिस्टर बी जो तुम 100 रुपये टैक्स देकर आए हो, उसका
बेनिफिट ले लेना, उसका बेनिफिट ले लेना जब टैक्स पे करने आना। क्या गवर्नमेंट ने बोला मिस्टर बी से, बुलाया और समझाया कि एक नया कानून, इसमें देखिए क्या करना है आपको। आपने जो 1100 रुपये दिया उसको, उसमें से आप कोस्ट अपनी 1000 मानो। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। उन्होंने कोस्ट माना कितना अपना 1000 रुपये, प्रॉफिट ऐड किया अपना 500 रुपीज़, कितना हुआ ये 1500 रुपीज़, टैक्स 10% कितना हुआ 150, कितना 1650। इन्होंने इनको सेल कर दिया कितने का, मिस्टर सी के लिए कॉस्ट कितना आया ₹1650, कितना आया 1650। आज गवर्नमेंट ने कहा कि आपको, आपने मिस्टर सी से कितने रुपए पैसे लिए टैक्स का। उन्होंने कहा मैंने टोटल उनसे लिया है ₹1650, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, अब आप इसमें से 1500 रुपये अपने पास रख लो। क्या 1500 अपने पास रख लो और हमको दे दो कितने 150 रुपये। कितने दे दो हमको 150 रुपये। लेकिन एक काम करो, रुको, जो हमने क्या कहा था मिस्टर, जो तुम 100 रुपये टैक्स देकर आए हो उसका बेनिफिट ले लेना, टैक्स पे करने आना। टैक्स कितना पे करना है आपको 150। तो काम कीजिए 100 रुपये आप इससे माइनस कर लीजिए। आप हमको कितने पैसे दीजिए 15, आप कितने पैसे दीजिए हमको 50 रुपीज़। जो गवर्नमेंट को कितने पैसे मिले 100 रुपये गवर्नमेंट को यहाँ से मिल गए, ये रुपये 100 रुपये गवर्नमेंट को यहाँ मिले, और 50 रुपये गवर्नमेंट को यहाँ मिले। कितने मिले 50। मिस्टर बी ने मिस्टर सी से, मिस्टर बी ने मिस्टर सी से कितने पैसे लिए टैक्स के पूरे पैसे लिए 150, लेकिन गवर्नमेंट को दिया कितना, गवर्नमेंट को दिया कितना 50 रुपये। कहा कि जो 100 रुपये तुम पहले देकर आए थे उसका तुम बेनिफिट ले लो। क्या उसका बेनिफिट ले लो, आप हमें 100 रुपये कम दो। तो आपने जो 100 रुपये एक्स्ट्रा पे किया था 1100, 1000 रुपये प्लस जो 100 रुपये पे किया था वो आपको मिल गए। इन्होंने 100 माइनस कर दिया तो इनको 1000 रुपये एक तरह से मिल गए अपने, और गवर्नमेंट कितने मिल गए 50 यहाँ और 100 वहाँ। तो मिस्टर सी ने कितने टैक्स के पैसा दिया, इसमें से है 1500 तो मिस्टर बी का है और 150 रुपये टैक्स का है। तो टोटल गवर्नमेंट टैक्स कितना मिला है 100 + 50, 100 + 50, और मिस्टर सी ने दिया कितना है 150, 150 रुपये। यानी कि GST इज ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। क्या है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, जो गुड्स या सर्विस कंज्यूम करेगा, फाइनली में लास्ट में जो भी गुड्स कंज्यूम करेगा वो पर्सन टैक्स बियर करेगा। क्या वही पर्सन टैक्स बियर करेगा। जैसे मिस्टर सी ने यहाँ पे लास्ट में कंज्यूम किया तो 150 रुपये का जो बर्डन है टैक्स का, वो पूरा बर्डन किसने बियर किया मिस्टर सी ने। तो इसलिए आज जब भी आप शॉपिंग में जाते हैं, जो भी पेन खरीदते हैं या कॉपी खरीदते हैं या कैलकुलेटर खरीदते हैं, तो जो भी टैक्स का फाइनल जो भी जीएसटी का अमाउंट होता है वो आप ही बियर करते हैं। क्या आप ही बियर करते हैं। तो अभी तक इस पॉइंट मैंने क्या समझाया, मल्टी पॉइंट टैक्सेशन विद आईटीसी। आईटीसी क्या होता है, आईटीसी होता है, लिख लीजिए, जब आप परचेस करते हैं, जब आप परचेस करते हैं तो इसे इनपुट कहते हैं, क्योंकि आपने इसको फैक्ट्री में या इसको आप यूज़ करेंगे एज अ इनपुट। जब आप परचेज करते तो उसे इनपुट कहते हैं। आप परचेस पर टैक्स देते हैं। क्या आप परचेस पर टैक्स देते हैं। जैसे मिस्टर बी ने जब परचेज किया तो 100 रुपये का टैक्स दिया, मिस्टर सी ने जब परचेज किया तो 150 रुपये का टैक्स दिया। ये क्या, ये बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन, ये कौन है बिजनेसमैन, ये भी कौन है बिजनेसमैन, और ये कौन है, ये बिजनेसमैन है, ये कौन है कस्टमर, फाइनल कंज्यूमर। जब आप परचेस करते तो उसे इनपुट कहते हैं। आप परचेस पर टैक्स देते हैं, मतलब आप इनपुट
पर टैक्स देते हैं। जब आप परचेस करते हो उसे क्या कहते हैं? इनपुट। आप परचेस पर टैक्स देते हैं तो क्या कहते हैं कि अंदर आप इनपुट पर टैक्स देते हैं। जब आप इनपुट पर टैक्स देते हैं तब आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं टू सेट ऑफ आउटपुट लायबिलिटी। सिंपल भाषा में आप समझिए, जब आपने परचेस किया तो आपने टैक्स पे किया, और जब आपने सेल किया तो आपने टैक्स लिया। ये क्या है आपका? जब आपने परचेस किया क्या है आपका? इनपुट। आपने इनपुट पे टैक्स दिया तो उस इनपुट पे जो आपने टैक्स पे किया है, जो उस इनपुट पर जो आपने टैक्स पे किया उसका आप क्या लेंगे? बेनिफिट। कहाँ बेनिफिट लेंगे? जब आगे सेल करेंगे। जब आप आगे सेल करेंगे तो आप जीएसटी या टैक्स चार्ज करेंगे, तो टैक्स पे करने आएंगे, तो इसमें से आप उसका सेट ऑफ लेंगे। क्या लेंगे? सेट ऑफ। जैसे कि यहाँ पे हमने, जब आपने 100 रुपये का टैक्स, यानी कि 100 रुपये का जब परचेज किया इनपुट पर आपने 100 रुपये का टैक्स दिया, और जब आप 150 रुपये का टैक्स देने आ रहे थे, क्या 150 रुपये का टैक्स, ये क्या आपकी 150 रुपये की आपकी आउटपुट लाइबिलिटी। आउटपुट लाइबिलिटी। परचेज किया तो इनपुट, सेल किया तो आउटपुट। परचेज पे जो टैक्स पे किया वो आपका इनपुट टैक्स, सेल पर जो आपको टैक्स पे करना है वो क्या है आपकी आउटपुट लाइबिलिटी। आपकी जो आउटपुट लाइबिलिटी है उसमें क्या 100 रुपये का क्या कर लेना है? बेनिफिट ले लेना। क्या करना है? 100 रुपये का बेनिफिट जो आपका इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स जो आपने परचेज पे इनपुट टैक्स दिया है उसका आप क्या ले लेना? क्रेडिट ले लेना। क्या ले लेना? क्रेडिट। क्रेडिट ही मतलब क्या? बेनिफिट। जब आपने परचेज पे, जो आपने इनपुट पे जो टैक्स पे किया उसका क्या ले लेना? बेनिफिट। या क्या ले लेना? उसका क्रेडिट। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? इनपुट टैक्स क्रेडिट। कि जब आप अपनी आउटपुट लायबिलिटी देने आना, तो जो आपने परचेस पे जो इनपुट टैक्स पे किया है उस इनपुट टैक्स का आप क्या ले लेना? क्रेडिट। क्या? जब आप परचेस करते हो तो उसे इनपुट कहते हैं। आप परचेस पर टैक्स देते हैं, मतलब आप इनपुट पर टैक्स देते हैं। जब आप इनपुट पर टैक्स देते हैं तब आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। टू सेट ऑफ आउटपुट लायबिलिटी। टू सेट ऑफ आउटपुट लायबिलिटी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्या बताया? सिंपल, कि जब आप परचेज करेंगे तो उस पर आप क्या पे करेंगे? टैक्स। इस टैक्स को क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। जीएसटी की भाषा में क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। इस इनपुट टैक्स का आप बेनिफिट या क्रेडिट ले लेना। क्या? आप बेनिफिट या क्रेडिट ले लेना। कब ले लेना? जब आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करने आएंगे, तब पे करने आना तब। जब आप परचेज करेंगे तो आप टैक्स पे करेंगे, उस टैक्स को जीएसटी में क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। इस इनपुट टैक्स का आप बेनिफिट ले लेना। कब? जब आप सेल करेंगे तो आप टैक्स चार्ज करेंगे। जैसे यहाँ पे मिस्टर सी से आपने टैक्स चार्ज किया 150 रुपये, सेल करो टैक्स चार्ज करेंगे। क्या? टैक्स चार्ज करेंगे। और टैक्स देने आना तब इनपुट टैक्स का क्या? बेनिफिट ले लेना। इनपुट टैक्स का बेनिफिट ले लेना। तो कुल मिला के यहाँ पे 100 रुपये दिया, यहाँ पे 150 रुपये लिया, 100 रुपये माइनस कर दिया, 50 रुपये यहाँ पे कर दिया। यानी कि 100 रुपये अपना एक तरह से यहाँ पे जो दिया था वो यहाँ पे अपना अलग कर लिया, तो गवर्नमेंट को कितना? 50 दे दिया। ठीक, तो गवर्नमेंट को 150 रुपये मिल गए, क्योंकि 100 रुपये वहाँ दिया वो गवर्नमेंट के खाते में चले गए, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने 100 रुपये छोड़ दिया और 50 रुपये ले लिया, तो गवर्नमेंट को 100, 50, 150 रुपये मिल गए। तो जीएसटी में ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। क्या होता है? जीएसटी में ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। तो एक लाइन और लिख लीजिए कि जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। क्या? जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। एक लाइन में और लिखवाया तो इससे आपको और क्लियरिटी होगी। पहले एग्जांपल नोट कर लीजिए, ठीक, फिर मैं आपको नोट करवाता हूँ वो लाइन।
पॉज कर लीजिए इसको आप, फिर नोट कर लीजिए। इसको भी नोट कर लीजिए। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया, क्या जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स मीन्स, देखिए वहाँ पे जो पुराने टैक्स में जो था सेल्स टैक्स, या जिसको सेल्स टैक्स, जिसको हम वैट नाम भी देते थे, क्या वैट नाम, ये नाम था, क्या था, ये था नाम, क्या था, ये था नाम। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, मीन्स यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे सप्लायर, सप्लायर यानी कि सेलर, यानी कि मिस्टर ए या मिस्टर बी जो बिजनेसमैन है, सप्लायर जितनी वैल्यू पर, सप्लाई जितनी वैल्यू पर गुड्स, सप्लायर जितनी वैल्यू पर गुड्स सेल करेगा, सप्लायर जितनी वैल्यू पर गुड्स सेल करेगा उतनी वैल्यू पर कस्टमर से जीएसटी चार्ज करेगा। क्या, सप्लायर जितनी वैल्यू पर गुड्स सेल करेगा उतनी वैल्यू पर कस्टमर से जीएसटी चार्ज करेगा। यानी कि जब मिस्टर ए ने, इनके तो ये कस्टमर, इनके लिए एक कस्टमर है, मिस्टर ए ने कितनी वैल्यू पर सेल किया, 1000, तो 1000 पर जीएसटी कितना चार्ज किया, 100 रुपये। इन्होंने 1000 प्लस 500, 1500 पर सेल किया, तो उस पर कितना जीएसटी चार्ज किया, 150। यानी कि सप्लाई जितनी वैल्यू पर गुड सेल करेगा, जितनी वैल्यू पर गुड सेल करेगा, ये क्या है, इनके लिए ये वैल्यू है मिस्टर वी के लिए, उतनी वैल्यू पर कस्टमर से जीएसटी चार्ज करेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। बट बट इन रियलिटी जो जितनी वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड करेगा, इन रियलिटी जो जितनी वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड करेगा उतनी वैल्यू पर ही, उतनी वैल्यू पर ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। क्या, उतनी वैल्यू पर ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। मतलब जो जीएसटी पीछे परचेज पर, जो जीएसटी पीछे परचेज पर देकर आएगा उस जीएसटी का आईटीसी या बेनिफिट ले लेगा। क्या, बेनिफिट ले लेगा। इन्होंने किस वैल्यू पर सेल किया, 1000 पे, तो 1000 पे 100 रुपये टैक्स चार्ज किया। इन्होंने कितनी वैल्यू पर सेल किया, 1500, 1500 पे टैक्स चार्ज किया। सप्लायर जितनी वैल्यू पर गुड्स सेल करेगा उतनी वैल्यू पर कस्टमर से जीएसटी चार्ज करेगा। लेकिन क्या यहाँ पे
मिस्टर बी ने क्या पूरे 150 रुपये दिया? नहीं, कितने? 50 रुपये दिया। तो यहाँ पे इन रियलिटी जो जितनी वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड करेगा उतनी वैल्यू पर ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। इन्होंने कितनी वैल्यू ऐड करी थी? 500 रुपये। कितनी वैल्यू ऐड करी थी? 1000 रुपये तो यहाँ से इनको मिला जिस पर टैक्स लग चुका है। इन्होंने कितनी वैल्यू नहीं ऐड करी? 500 रुपये। तो 500 का 10% कितना होता है? 50। तो इन्होंने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया? 50 रुपये। जो जितनी नई वैल्यू ऐड करेगा, क्या जो जितनी वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड करेगा उसी वैल्यू पर ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। क्या उसी वैल्यू पर ही जीएसटी गवर्नमेंट पे करेगा। चार्ज अब जिस वैल्यू पर सेल करेंगे कस्टमर से उस वैल्यू पर चार्ज करेंगे। आप जीएसटी जिस वैल्यू पर सेल करेंगे कस्टमर को उस वैल्यू पर जीएसटी चार्ज करेंगे। क्या उस वैल्यू पर जीएसटी चार्ज करेंगे, लेकिन आपको उस वैल्यू पर वो वैल्यू देनी नहीं है जिस वैल्यू आप चार्ज करो उस पर आपको जीएसटी चार्ज करना है। लेकिन देना किस वैल्यू पर है? जो आपने नई वैल्यू ऐड की। क्या? 500 रुपये। तो 500 का 10% कितना होता है? 50 रुपये। और ये सारा कुछ जीएसटी पोर्टल पर अपने आप मेंटेन होता है, अपने आप मेंटेन होता है। जब आगे हम चलेंगे इसमें तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये अपने आप मेंटेन होता है। जैसे आप परचेज पे मान लीजिए अपने 100 रुपये पेमेंट करके आए हैं, ठीक, और आपने 150, फिर आपको 150 रुपये गवर्नमेंट को देना है। तो ये 100 रुपये एडजस्ट हो जाएगा। आपको खाली गवर्नमेंट कितने? 50 रुपये देने। ये सारा पोर्टल अपने आप करता है। पोर्टल को इस तरह से बनाया गया जीएसटी पोर्टल को कि वो सारा कुछ अपने आप करता है। ये 100 रुपये जब भी मिस्टर बी जो जीएसटी पे करके आएंगे, जब भी मिस्टर बी 100 रुपये जीएसटी पे करके आएंगे तो मिस्टर बी का एक पोर्टल होगा। क्या? मिस्टर बी का पोर्टल होगा जीएसटी पर। जीएसटी पोर्टल में मिस्टर बी का भी क्या गवर्नमेंट एक अकाउंट मेंटेन करती है। गवर्नमेंट अकाउंट मेंटेन करती है। हर एक बिजनेसमैन का गवर्नमेंट क्या करते हैं? अकाउंट मेंटेन करती है। तो मिस्टर बी जैसे 100 रुपये दे के आएंगे, ये मिस्टर अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, इनके खाते में यहाँ पे 100 रुपये अपने आप जमा दिखाने लगेगा। जैसे मिस्टर बी मिस्टर ए को 100 रुपये देंगे, जैसे गवर्नमेंट को टैक्स देंगे 100 रुपये का, मिस्टर बी के पोर्टल पर गवर्नमेंट क्या करते हैं? अकाउंटेंट मेंटेन कर, हर एक बिजनेसमैन का अकाउंट मेंटेन करती है। तो ऐसे 100 रुपये यहाँ पे दिखाने लगेंगे और मिस्टर भी बोलेंगे कि भाई मैंने इस बार 1500 का सेल किया है, मुझे 150 रुपये मैंने कस्टमर से चार्ज किया। तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई 100 रुपये हमारे हैं तुम्हारे पास, 50 रुपये दे दो, वो काम ख़त्म करो। तो ये सारा पोर्टल पे अपने आप मेंटेन होता है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें आपको खाली आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि हो क्या रहा है। कि जो जितनी वैल्यू पर सेल करेगा उतनी वैल्यू पर टैक्स चार्ज करेगा, उतनी वैल्यू पर टैक्स चार्ज करेगा। लेकिन जमा कौन सी वैल्यू पर करेगा? जमा उसी वैल्यू पर करेगा जितनी वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड करेगा। इन्होंने कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड की थी? 1000 रुपये, क्योंकि यहाँ तो पीछे कोई था नहीं। तो सारी नई वैल्यू ने 1000 रुपये ऐड की थी। उन्होंने कितने पे टैक्स गवर्नमेंट को दिया? 1000 पे 10% 100 रुपये। इन्होंने कितनी वैल्यू नहीं ऐड करी? 500 रुपये। तो 500 का 10% यानी कि 50 रुपये। तो ये इससे क्या होता है कि कॉस्ट कितनी आती है हमारी? इसको तो कॉस्ट कितनी आई? 1650। कितनी आई? 1650। गवर्नमेंट टैक्स कितना मिला? 150 रुपये। कितना गवर्नमेंट को टैक्स मिला? 1150। गवर्नमेंट टैक्स कितना मिला? 150। इसको भी आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आई होप। इस पेज को भी आप नोट कर लीजिए। आप ये कहेंगे कि आई होप नोट कर लिया होगा आपने कि जो लास्ट पॉइंट था इसमें भी 1650 कॉस्ट आ रहा था और गवर्नमेंट को कितना 150 रुपये रेवेन्यू हो रहा था। लेकिन मैंने क्या बताया यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थे तो था ये 150 रुपये, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को कितने मिल रहे थे? 100 रुपये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कम हो जा रही थी, लोग वैल्यू कम दिखा रहे थे, लीकेज हो जा रहा था। यहाँ पे जैसे लीकेज हो गया, गवर्नमेंट यहाँ पकड़ रही थी, ये उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे सेल कर दिया। सो मैनी पीपल, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, इतने सारे लोगों को ध्यान रखना तो बहुत ज़्यादा स्टाफ रखना पड़ेगा। यहाँ पे पकड़ना हो तो 10 लोग से काम हो जाता था, 100 लोगों को पकड़ना हो। यहाँ पे 5000 लोग हो तो 1000 लोगों का स्टाफ रखना होगा। ठीक, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन विद आईटीसी। तो इसमें क्या किया? गवर्नमेंट ने सबको पकड़ लिया और ऐसा जाल बना दिया कि सब इसमें
फंस गए और सब लोग जो भी टैक्स पे करके उसका बेनिफिट लेंगे, जब वो टैक्स जो चार्ज करेंगे आगे उसको पे कर जाएंगे तब। तो इसमें क्या गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस भी नहीं हुआ और सब लोगों को बेनिफिट भी हो गया। यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 100 रुपये नहीं जोड़ते तो कैस्केडिंग इफेक्ट होता, डबल टैक्सेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम ख़त्म हुई। तो ये पॉइंट जीएसटी में फॉलो होता है और ये क्या है, ये बेस्ट मेथड है। क्या है, बेस्ट मेथड है। तो सारे क्वेश्चंस आपके जीएसटी पर इसी मेथड पर बनेंगे और जीएसटी में भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। तो ये पेज आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आपको सब समझ में आ रहा होगा। आइए एक बुक से पढ़ते हैं और आज हम अपना चैप्टर 1 फिनिश करते हैं। सब आपने नोट कर लिया होगा, इसको भी नोट कर लिया होगा आपने। अपना हम कल से लेक्चर 10 स्टार्ट करेंगे, जो होगा अपना चैप्टर 2। कौन सा होगा, सप्लाई। कौन सा होगा, सप्लाई। जैसा कि अपना हम लेक्चर 1 पढ़ रहे थे, जीएसटी इंट्रोडक्शन, तो हमने ये सारा कुछ इसमें पढ़ लिया था। ठीक है, ये एक ओवरव्यू टैक्सेशन सिस्टम, ये सब हमने पढ़ लिया था। जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, ये भी हमने पढ़ लिया था। सब हमने ये सारी बातें करी थी। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। क्यों वैल्यू एडेड टैक्स, ये अभी हमने आज क्लास में इसको पढ़ा है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, मतलब जो सेल करेगा आगे और फिर जो परचेज करता रहेगा उसको बेनिफिट मिलता रहेगा, जो भी वो पीछे टैक्स पे करके उसका क्रेडिट, वो उसका बेनिफिट उसको मिलता रहेगा जीएसटी में। बर्डन बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, जो लास्ट में पर्सन फाइनल कंज्यूम करेगा वही जीएसटी का बर्डन बियर करेगा। यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता, यहाँ पे नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। फिर हमने अपने एग्जांपल से बात किया था, जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने 1 लाख का कॉस्ट है, जीएसटी कितना 18,000, तो कितना चार्ज करेंगे इनसे, 1,18,000 रुपये। 1 लाख अपने पास रखेंगे और 18,000 रुपये जीएसटी गवर्नमेंट को पे कराएंगे। फिर 18,000 रुपये का क्या इनको बेनिफिट मिलेगा, किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। उन्होंने कॉस्ट कितना माना, 1,18,000 नहीं माना, 1 लाख, क्योंकि 18,000 का बेनिफिट लेंगे। उन्होंने प्रॉफिट ऐड किया 11,200, फिर उस पर जीएसटी चार्ज किया, कितना आया जीएसटी 18%, 20,016 रुपये। तो इसमें से ये 18,000 का क्या क्रेडिट माइनस कर देंगे जो इनपुट टैक्स है इनके पास, और कितना बचा 2,016, ये गवर्नमेंट को पे कर देंगे। फिर आगे वैसे जो यहाँ पे फॉलो हुआ ये वो यहाँ पे ही फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर है, तो टैक्स बोन बाय द कंज्यूमर। तो ये एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है, हमने इसके बारे में बात कर लिया है। और डेफिशिएंसी इन द वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम, जो मैंने आपको पीछे बताया कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, पुराने वाले में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ये पेपर में नहीं आएगा आपके। ये जो पुराने वाले में बात कर रखी, जैसे सीएसटी था, क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, लेकिन सीएसटी में क्या फॉलो हो रहा था, ओरिजिन बेस्ड टैक्स फॉलो हो रहा था सीएसटी वाले में। फिर हमने ये सब बातें करी। ठीक है, ये पुरानी वाले लॉ के बारे में लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या दिक्कत थी। ये सैनवेट आपको नहीं पढ़ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पहले होता था ये, ठीक, इसको आप इग्नोर कर सकती हैं। फ्रेमवर्क, डुअल जीएसटी मॉडल, जैसे इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों चलती है, तो इसलिए इंडिया हैज अडॉप्टेड डुअल जीएसटी मॉडल। क्या, डुअल जीएसटी मॉडल, ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि इंडिया फॉलो सिंगल जीएसटी मॉडल, डुअल जीएसटी मॉडल, तो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इंडिया हैज अडॉप्टेड डुअल जीएसटी मॉडल इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है ऑफ गवर्नमेंट का in country. The center and state simultaneously levy GST on taxable supply of goods or services or both, which take place within a state or union territory.
जब इंट्रा स्टेट सेल होता है वहाँ पे CGST या GST यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों टैक्स GST लगाते हैं उसके ऊपर। टैक्स इज इम्पोज कॉन्करेंटली बाय द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। Now the center has also power to tax intra-state sales and states are also empowered to the tax service. GST extend to whole of India including the Union Territory of Jammu and Kashmir. फिर यही CGST, UTGST, IGST, SGST के बारे में यहाँ पे बेसिक्स दिया हुआ है। फिर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क हमने सब पढ़ रखा है इसके बारे में डिटेल में। इन लद्दाख CGST और UTGST, क्योंकि लद्दाख एक UT है जहाँ पे स्टेट असेंबली नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ पे CGST और UTGST लगता है। लेकिन दिल्ली क्या है, UT विद स्टेट असेंबली, इसलिए यहाँ पे CGST प्लस SGST लगता है। ये सब भी हमने बात कर रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर HSN इज यूज्ड फॉर classifying the goods under GST. Chapter referred in rate schedules for goods are the chapter of the first schedule to the Custom Tariff Act. देखिए हर एक गुड्स का, जैसे पेन है तो उसका मान लिया HSN कोड है 1111, कैलकुलेटर तो उसका HSN कोड होगा 5555, ऐसे हर एक प्रोडक्ट का अपना HSN कोड है और उसका अपना एक रेट है। ये आप तब थोड़ा आगे चलेंगे तो इसके बारे में मैं दिखाऊंगा कहाँ से हम देखते हैं। बाकी जब भी आप सामान खरीदते हैं किसी भी शॉपिंग मॉल से तो बिल में लिखा होता है HSN नंबर, ये है इसका, ये है इसकी वैल्यू, तो वहाँ पे HSN नंबर वहाँ पे मेंशन होता है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट का HSN नंबर क्या है। वैसे न्यू स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस हैज़ बीन डिवाइज्ड वेयरिन सर्विस ऑफ वेरियस डिस्क्रिप्शन हैव बीन क्लासिफाइड अंडर various sections, heading and groups. Each group consists of various service codes. Tariff SAC is used for classifying the services under GST like HSN for goods. जैसे पेन का होता है 1111, कैलकुलेटर का होता है 5555, इसका HSN होता है। वैसे सर्विस का क्या होता है, सर्विस का होता है SAC, क्या होता है, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। ये आपका MCQ में फुल फॉर्म आ सकती है HSN की। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और SAC सर्विसेज अकाउंटिंग कोड हो सकता है। इस पढ़ाई का 3333 हो और अकाउंटिंग सर्विसेज का 8888 हो, ठीक, वो देखना पड़ेगा कि किसका कौन सा है, वो सारा कुछ हमको देखना पड़ेगा। कहाँ पे लिखा हुआ है, ये ग्रुप्स में डिवाइड है, हेडिंग्स में डिवाइड है, सेक्शंस में डिवाइड है, ठीक। इसको वहाँ पर कॉम्पोजिशन स्कीम, इससे रेगुलर स्कीम होता है, कॉम्पोजिशन स्कीम होता है। जो पर्सन छोटे व्यापारी हैं जिनको इतने सारे मेंटेन नहीं करना ये चीज़ की, जो परचेज पे कितना दिया, सेल पे कितना चार्ज किया, ये सब मेंटेन नहीं करना, तो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कॉम्पोजिशन स्कीम में कि आपको जितना भी आपका सेल होगा, जैसे आपका मान लीजिए 1,00,000 रुपये का सेल है, तो आपने 1,00,000 रुपये में कितना भी GST पे किया उसको इग्नोर कीजिए। क्या, जितना भी आपने GST पे किया हो उसको आप इग्नोर कीजिए। हाँ, आप अपने जो टर्नओवर है उसका, अपने टर्नओवर का हमको आप 1% दे दीजिए। अगर आपने 1,00,000 का सेल किया तो 1,000 रुपये हमको जमा कर दीजिए, काम ख़त्म, हमें और कुछ लेना देना नहीं है। कि आपने कितना GST पे परचेज पे किया, कितना सेल पे आपको देना है, ये सब आपको मेंटेन नहीं करना है। तो ये छोटे लोगों के लिए है ITC वाला कॉन्सेप्ट। ये कॉम्पोजिशन वाला कॉन्सेप्ट किसके लिए, छोटे लोगों के लिए है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। फिर रजिस्ट्रेशन में कुछ टर्नओवर लिमिट है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, कहीं 10 लाख है, कहीं 20 लाख है, कहीं 40 लाख है। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसमें एक ओवरव्यू दे रखा है आपको सब, जैसे यहाँ पे ना 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, तो कब 10 लाख है, कब 20 लाख है, कब 40 लाख है। और ये कुछ स्टेट्स के नाम यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे है, ऑल अदर स्टेट, तो कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं, तो कौन से, ये सब आगे बहुत डिटेल में आपका दे रखा है। यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दे रखा है आपका, इस सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे जब ये आगे आएंगे, ठीक। एग्जाम्पशन का चैप्टर है आपका। फिर मैंने एक बताया था सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, पुराने वाले में नहीं था। जैसे यहाँ पे है मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया, वहाँ पे क्रेडिट फ्लो हुआ। फिर मिस्टर बी ने मिस्टर सी को दिया, कस्टमर ना होकर कोई वो भी बिजनेसमैन हो, तो यहाँ भी सेम जो मिस्टर बी के ऊपर
फ्लो ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो आईटीसी का बेनिफिट मिला मिस्टर बी को मिस्टर सी को भी मिलता, क्योंकि मिस्टर सी बिजनेसमैन होते तो। ठीक, तो यहाँ पे सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट होता है। इस सबको आप एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन की, कब सीजीएसटी को आईजीएसटी के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, कब आईजीएसटी को सीजीएसटी के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, इसका भी आपका चैप्टर है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से, जिसमें इस सब के बारे में ही बात होगी वहाँ पे। फिर कुछ क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये सब हमने पढ़े थे, सीजीएसटी आईजीएसटी 9% ये सब है। फिर बी ने सी को किया आगे, जैसे इसको एग्जाम्पल में क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने 10,000 रुपये का गुड सेल किया, कितने 11,800 का, तो जो नेक्स्ट पर्सन है वो क्या करेगा, इनको 11,800 पे कर देगा, क्या 11,800 पे कर देगा। फिर आगे ये क्या करेंगे, इन्होंने अपना उसका 12,000 रुपये, यानी कि जो 10 इन्होंने 900 यानी कि 1,800 रुपये अपनी कॉस्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सामने आगे इसको सेल किया वो भी बिजनेसमैन है, तो उसने 10,000 रुपये 2,000 का प्रॉफिट ऐड किया, यानी कि 120% किया, तो 10,000 12,000 यानी कि 2,000 रुपये प्रॉफिट ऐड किया, इस पर 9% कितना हुआ 1,080 1,080, तो सामने कितना चार्ज किया, पूरे 1,080 1,080 14,160 रुपये चार्ज किया, लेकिन देगा कितना 1,080 में से माइनस कर देगा 900 रुपये, तो गवर्नमेंट कितना रुपये टोटल जाएगा उसको 180 रुपये सीजीएसटी का और 180 रुपये एसजीएसटी का गवर्नमेंट को पे करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी का 180, क्योंकि वो 900 रुपये दे आया था परचेज पर, तो उसका बेनिफिट ले लेगा कब, जब वो आगे सेल करेगा, उस पर जो टैक्स पे करना हो, कितना टैक्स पे करना है 1,080 रुपये, तो उस पर 900 का बेनिफिट ले लिया, क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी, बेनिफिट ऑफ सीजीएसटी जो पे किया था परचेज पे, कितना पे किया था परचेज पे 900 रुपये सीजीएसटी एसजीएसटी का। तो ये सब हमने एग्जाम्पल में बात किया था अभी, ये सारा गवर्नमेंट अपने आप मेंटेन करते हैं पोर्टल पर, इसमें आपको खाली समझाने के लिए दिया हुआ है, बाकी सारा कुछ पोर्टल पर अपने आप मेंटेन होता है। इलस्ट्रेशन और है, इसको भी आप देख सकते हैं, बाकी सारी इलस्ट्रेशन को हम एक बार करेंगे भी। फिर जीएसटी कॉमन पोर्टल, जो जीएसटी पोर्टल जहाँ पे सब लोगों को रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी पोर्टल पर जाने के लिए आपको www.gst.gov.in जो वेबसाइट है इस पर आपको जाना होगा, और ये वेबसाइट कौन ओन करता है, वेबसाइट ओन या मैनेज बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, एक कंपनी है GSTN, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये कंपनी क्या करती है, इस वेबसाइट को मैनेज करती है। वेबसाइट को बनाया किसने है, इन्फोसिस एक कंपनी है, जैसे TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वैसे एक इन्फोसिस कंपनी है जिसने वेबसाइट बनाया, और फिर एक कंपनी बनाई गवर्नमेंट ने, कौन सी GSTN, जो क्या करती है इस वेबसाइट को मेंटेन करती है। और एक कंपनी कौन ओन करता है, इट वोली ओन्ड बाय government company, is set by the government to establish a uniform interface for the taxpayer and a common and shared IT infrastructure between center and state। तो एक वेबसाइट है जीएसटी की जाने के लिए, कौन सी वेबसाइट है www.gst.gov.in। इसे कौन मैनेज करता है, एक कंपनी है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। और ये कौन सी कंपनी, एक वोली ओन गवर्नमेंट कंपनी, क्या एक वोली ओन गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी है। द जीएसटी पोर्टल एक्सेसिबल ओवर इंटरनेट बाय टैक्स पेयर देयर CA एडवोकेट, ये एक ऑनलाइन इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल एक्सेसिबल ओवर इंटरनेट, इंटरनेट अगर आपके पास है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं।
A common GST system provides linkage to all state, UT, commercial tax department, central tax authority, taxpayer, bank, other stakeholder. The ecosystem consists of all stakeholders starting from taxpayer to tax professional to tax official to GST portal to bank to accounting authorities. ये आपका GST पोर्टल है, कुछ इस तरह दिखता है। और एक होता है ई वे बिल सिस्टम। अगर आपकी जो आप गुड्स सेल कर रहे हो उसकी प्राइस अगर वैल्यू उसकी अगर 50,000 से एक्सीड हो जाती है तो आपको ई वे बिल बनाना होता है। किसी किसी स्टेट में 1 लाख का भी लिमिट है, जैसे दिल्ली में 1 लाख है, यूपी में 50,000। अगर कहीं पे मेंशन नहीं है कोई दूसरा अमाउंट तो आप 50,000, अदरवाइज जो भी रेट मेंशन होगा, जो भी लिमिट, वो माना जाएगा। ई-वे बिल is an electronic document generated on GST portal evidencing movement of goods. Further, IRP invoice registration portal. क्या IRP invoice registration portal is the website for uploading reporting of e-invoices by the notified person. एक कॉन्सेप्ट है ई इन्वॉइसिंग का। क्या ई इन्वॉइसिंग का? इसको जब हम रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये ई इन्वॉइसिंग का क्या होता है, ये भी न्यूली कॉन्सेप्ट क्या, पहले इसका लिमिट बहुत ज़्यादा था, इसको धीरे धीरे कम कर करके पहले 100 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर 10 करोड़, ठीक है। ऐसे लिमिट कम करके इसको कुछ कम कर रही गवर्नमेंट, ताकि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फॉलो करें, ताकि अच्छे से सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट हो सके और आईटीसी का बोगस बिल ना बन सके जीएसटी का। तो इसके बारे में फिर ये जीएसटी हैज सेलेक्टेड सर्टेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज टू कॉल जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स होते हैं जो जीएसटी के लिए जीएसटी से रिलेटेड आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ ऐसा कुछ एग्ज़ाम देना होता है, थोड़ा बहुत आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। एक्चुअली इसका एग्ज़ाम बहुत कम होता है तो इसको आप थोड़ा गूगल कर सकते हैं इसके बारे में। जीएसपी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स जीएसपी have access to GST system and have the capability to develop application to be used by taxpayer for interfacing with the GSTN। इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है जीएसपी के बारे में। कंपनसेशन सेस, इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये किस लिए लाया गया था, कंपनसेट करने के लिए। जैसे डीमेरिट गुड्स जो कि लाइक पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, ठीक है, उस पर मोटर का, इस पर क्या होता है, सेस लगाते हैं गवर्नमेंट, ताकि जो चीज़ें जैसे लग्जरी आइटम बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक, या कोई टोबैको हो गया, इस पर लोग, गवर्नमेंट इसको प्रमोट नहीं करना चाहती, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, इसके ऊपर सेस लगाती है ताकि सामान महंगा हो और लोग इसको कम खरीदें। और इसी से फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर लॉस होता है स्टेट गवर्नमेंट को तो इसको कंपनसेट करेगी। सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाईज विद व्यू टू प्रोवाइडेड फॉर कंपनसेशन टू द स्टेट। अगर स्टेट को कोई लॉस होता है उसको कंपनसेशन करने के लिए ये लाया गया था। फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जैसे कि दोनों का टैक्स खत्म हुआ था तो स्टेट को डर था कि कहीं हमें नुकसान ना हो जाए जीएसटी आने से, तो ये लाया कि अगर आपको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जाएगी। इट वॉज लेवाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर अप टू 30 जून 2022। जब जीएसटी आए 1 जुलाई 2017 को, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 यानी कि 5 साल के लिए 17, 18, 18, 19, 20, 21, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 5 साल के लिए इसको लाया गया था। लेकिन इट्स लेवी कलेक्शन हैज़ एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2026, यानी कि इसको कुछ सालों के लिए और इसको बढ़ा दिया। जब शुरू में आया था तो ये 5 साल के लिए आया था, लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया 31 मार्च 2026 तक। is to be provided to a state for a period of 5 years from the date and which the state brings its as GST into force। a tax on goods और services, जैसे अल्कोहलिक लिकर पर अभी जीएसटी नहीं है। जीएसटी 11 on all goods and services except alcoholic liquor for human consumption। और ये 5 पेट्रोल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, मोटर स्पिरिट नोन एज commonly known as petrol, aviation turbine fuel, natural gas।
इन 5+1 6 के ऊपर जीएसटी अभी नहीं है, लेकिन इन 5 के ऊपर जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तब एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन अगर इस पर जीएसटी लगाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इसको जीएसटी के दायरे में लाना होगा। फिर क्या है, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज आउटसाइड द realm of GST. The manufacture production of alcoholic liquor continues to be subject to state excise duty and intrastate sale of the same is subject to GST VAT. अगर किसी पर जीएसटी नहीं है तो उस पर जो पुराने वाले लोग थे वही उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे होंगे। तो इस पर क्या लगता था, इस पर लगता था स्टेट एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर पर, और सेल पर इंटर या इंट्रा सेल पर क्या लगता था, सीएसटी या वैट। अगर इंटर स्टेट है तो सीएसटी और इंट्रा स्टेट है तो वैट। लेकिन जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका मैं एक क्या करूँगा, इसमें कुछ जो फुल फॉर्म्स है या जैसे इसके ऊपर स्टेट एक्साइज लगता है, पेपर में आ सकता है कि अल्कोहलिक लिकर पर क्या लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या स्टेट एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पर, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका कुछ 8-10 MCQ मैं आपको इसमें से बना दूंगा, उसको आप याद कर लेना, बाकी आप इसको पढ़ लेना। देखिए जैसे यहाँ पे अल्कोहलिक लिकर पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक। वैसे इन 5 प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगता है, दे आर नॉट प्रेजेंटली लायबल फॉर टू जीएसटी, राइट। जीएसटी विल बी लेविड ऑन दिस व्हेन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड, राइट, टिल सच डेट। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कंटिन्यूज टू बी लेविड ऑन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ, मतलब इनके प्रोडक्शन पे क्या लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और इंटर स्टेट पर क्या लगता है सीएसटी या वैट। टोबैको इज विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी, टोबैको जीएसटी के दायरे में आता है, इस पर जीएसटी लगता है। लेबल और टोबैको, हाउ यूनियन गवर्नमेंट हैज आल्सो रिटेन द पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटीज ऑन टोबैको। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी टोबैको के ऊपर लगती है, जीएसटी भी लगता है प्लस टोबैको के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, ताकि ये प्रमोट गवर्नमेंट इसको नहीं करना चाहती। टोबैको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, टोबैको सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, क्या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है इसके ऊपर। ओपीएम यानी गांजा, इंडियन हेम्प एंड अदर नारकोटिक ड्रग्स, या ड्रग्स या जो भी गांजा होगा, जो भी आपके नशीली पदार्थ हैं, इंडियन हेम्प ड्रग्स नारकोटिक्स आर विद द परव्यू जीएसटी इज लेवल ऑन देम, के ऊपर जीएसटी लगता है। स्टेट गवर्नमेंट हैव आल्सो रिटेन द पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटीज, जैसे इसके ऊपर क्या लगता है यूनियन का एक्साइज ड्यूटी, वैसे इनके ऊपर क्या लगता है स्टेट का एक्साइज ड्यूटी। जैसे जो मैटर डिवाइड थे यूनियन लिस्ट 1-2 में, तो हो सकता है वहाँ पे लिखा होगा कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर अपना एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है, या लेवी एक्साइज ड्यूटीज ऑन सच प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, कि जीएसटी एज वेल एज स्टेट एक्साइज ड्यूटीज, किसी पे जीएसटी प्लस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, किसी पर जीएसटी पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, किसी पर वैट सीएसटी प्लस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, किसी पर वैट प्लस सीएसटी प्लस स्टेट एक्साइज ड्यूटी। ये सब आपको एक नोट कर लेना, बाकी मैं आपको नोट करवा दूंगा इसको भी। रियल एस्टेट सेक्टर हैज बीन केप्ट आउट ऑफ एम्बिट ऑफ जीएसटी, जीएसटी विल नॉट बी लेविड ऑन सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे सप्लाई के चैप्टर में, कि रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर सेल परचेज पे जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि इसके अपने कुछ एक्ट हैं जो इसके ऊपर लगता है, तो इसलिए इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, टैक्स है पुराना, इसके ऊपर जो भी लगता है इनका वो एप्लीकेबल है, इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। फिर टैक्स सब्स्टिट्यूट इन जीएसटी, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, कौन कौन से 9 और 8 टैक्सेस खत्म हुए हैं, कौन कौन से टैक्स जैसे स्टेट सरचार्ज एंड सेस एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोस लेविड बाय लोकल बॉडीज। इसको आप ध्यान रखिए, एंटरटेनमेंट एक्सेप्ट दोस लेविड बाय लोकल बॉडीज। हो सकता है लोकल बॉडीज भी कोई एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज करती हो, तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है। टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, बस यहाँ पे सीवीडी, स्पेशल सीवीडी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इसको आप पढ़ लीजिए, ये भी आपके पेपर में एमसीक्यू में हो सकता है आ सकता है, ये वाला पॉइंट आ सकता है, ठीक है। एंटरटेनमेंट एक्सेप्ट दोस लेविड बाय लोकल बॉडीज।
ये सब हमने पढ़ लिया था। प्री जीएसटी में यही सारे टैक्स थे, कस्टम, एक्साइज, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, वैट, स्टेट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय मैंने आपको बताया था। और फिर जीएसटी में क्या हुआ, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब आया। ठीक, फिर ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, 5 पेट्रोल पर एंटरटेनमेंट टैक्स लेवाइड बाय लोकल बॉडीज, पावर टू टैक्स रिमेन विद लोकल बॉडीज। ये अभी भी लोकल बॉडी जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी वो सब्स्यूम नहीं हुआ, उनके पास अभी भी पावर है। टोबैको हो गया, इसके बारे में भी हमने ऊपर पढ़ा। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। जीएसटी एम टू मेक इंडिया एक कॉमन मार्केट विद कॉमन टैक्स रेट। अगर कॉमन टैक्स रेट होगा तो सब लोग यहाँ पे आएंगे, उनको लिए ईजी होगा काम करने के लिए। प्रोसीजर एंड रिमूव द इकोनॉमिक बैरियर्स, देयर बाई पेविंग द वे फॉर एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमी एट द नेशनल लेवल, ऑल द at the national level. Boost to make India initiative, make in India, boost to investment and employment. Ease of doing business, certainty index administration, automated procedure with great use of IT, easier tax compliances। जो पहले बहुत से रिटर्न भरनी होती थी, अब हम एक रिटर्न से सारा कुछ हो जाता है। Benefits to industry, mitigation of all effect of cascading tax on tax, seamless flow credit जो नहीं तो वो भी मिलने लगेगा। Benefit to small traders and entrepreneurs, ये सब हमने पढ़ रखा है अपनी क्लासेस में। Presently tax is levied on dash of petroleum and diesel, GST is levied on supply of क्या पेट्रोलियम के ऊपर क्या जीएसटी लगता है उनके सप्लाई पर? जी नहीं, जीएसटी तो इनके ऊपर नहीं लगता अभी। फिर क्या सेकंड ऑप्शन, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज लेवेबल ऑन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड डीजल, या सेंट्रल सेल्स टैक्स इज लेबल ऑन इंटर स्टेट सेल, वैल्यू एडेड टैक्स ऑन इंटर स्टेट सेल, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। चूज द मोस्ट, A, B सेकंड, थर्ड, फोर्थ, B फर्स्ट, C फर्स्ट, सेकंड, D फर्स्ट, 5। मतलब इसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जीएसटी तो इनके ऊपर नहीं लगता, तो जहाँ भी ऑप्शन में फर्स्ट है ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरर, मतलब इनके प्रोडक्शन पे पेट्रोल और डीजल के क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है मैन्युफैक्चरिंग पर, प्लस सेंट्रल सेल्स टैक्स ऑन इंटर स्टेट सप्लाई और वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि सेल से लगता है इंट्रा स्टेट सेल पर। अगर इंटर स्टेट है तो सेल्स टैक्स, इंटर स्टेट है तो सेंट्रल सेल्स टैक्स, और प्रोडक्शन है तो वहाँ पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। यहाँ पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी इनके ऊपर नहीं लगता है। तो ऐसे भी आप ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं एमसीक्यू का। जैसे फर्स्ट ऑप्शन नहीं है तो तीनों में फर्स्ट है, तो ये तीनों ही नहीं होंगी। आप ऐसे भी इसको, अगर आपको नहीं आता, अगर आपको बेसिक से, देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपको उस तरह से, मान लीजिए पेड़ की जो जड़ होती है वो नीचे होती दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उस पर ऊपर पूरा पेड़ रुका हुआ है। जैसे घर की नींव वो तो दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह पूरा घर रुका हुआ। चैप्टर 1 जो है क्वेश्चन आए ना आए, इसके ऊपर पूरी नींव है जीएसटी की। अगर इसको हम नहीं अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर 1 को तो आपको बहुत दिक्कत होगा आगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इस सब के बारे में हमने पढ़ रखा है। कितने आर्टिकल्स हैं? 448। कितने पार्ट्स हैं? 25। और कितने शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 12 शेड्यूल्स है। तो इसके ऊपर भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। 25 पार्ट कंटेन 448 आर्टिकल्स प्लस 12 शेड्यूल्स। 265 के बारे में हमने पढ़ा, 45 भी हमने पढ़ा, आर्टिकल 246 भी हमने पढ़ा, 7 शेड्यूल टू आर्टिकल 246, इसके बारे भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। सारी एंट्रीज के बारे में भी हमने पढ़ा है। नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की क्यों जरूरत पड़ी, इसके बारे में भी हमने, क्योंकि लिस्ट 1, 2, 3 किसी पे भी पावर नहीं थी जीएसटी पर लॉ बनाने के लिए,
तो जीएसटी को पावर, जीएसटी बनाने की पावर कहाँ से मिली, इनको किसी लिस्ट की एंट्री से नहीं मिला। क्या आर्टिकल 246 ए जो न्यूली इंसर्टेड है उससे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को पावर मिला है टू मेक लॉ ऑन जीएसटी। क्या, टू मेक लॉ ऑन जीएसटी। ये सब हमने पढ़ रखा है, ये सब हमने पढ़ रखा है। फिर वही क्वेश्चन सेम उस टाइप का, ये टोबैको वाला है, ये ओपीएम वाला है। फिर यहाँ पे 246 ए ये हमने भी पढ़ रखा है। 248 214 ग्रांट द रेसिडुअरी पावर टू पार्लियामेंट, ये भी हमने पढ़ रखा है। अगर कॉन्करेंट लिस्ट नोट विद रिस्पेक्ट टू मैटर नोट इन कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, अगर लिस्ट 2-3 में कोई भी चीज़ मैटर नहीं है तो एंट्री नंबर 97 लिस्ट 1 का यूज़ करके पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बना सकती है। 249 और 250 आई थिंक ये हमने डिस्कस नहीं किया था। आर्टिकल 249 ग्रांट द पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट इन अ केस वेयर द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज डिक्लेयर्ड by resolution supported by not less than 2/3 of the member present and voting on any matter enumerated in state list। लेकिन लिस्ट 2 यानी कि स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स के ऊपर स्टेट असेंबली लॉ बनाएगी, लेकिन हो सकता है स्टेट असेंबली लॉ ना बना पा रही हो तो वो रिक्वेस्ट करेगी किससे, पार्लियामेंट से, कि आप एक काम कीजिए हमारे इस वाले मैटर पर लॉ बना दीजिए। तो 2/3 ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट, जो स्टेट असेंबली 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट होंगे वहाँ पे वो हाँ बोलेंगे कि हाँ पार्लियामेंट आप बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो पार्लियामेंट उनके लॉ बना देगा। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट उनका बुरा चाहता है, अगर वो नहीं बना पाए किसी भी चीज़ को लेकर तो पार्लियामेंट के पास जाएंगे तो पार्लियामेंट उनका लिए लॉ बना देगा। आर्टिकल 250 ग्रांट द पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर एनुमरेटेड इन स्टेट लिस्ट इफ ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज ऑपरेशन। अगर मान लीजिए इमरजेंसी है लगी हुई है कंट्री में, तो सारी पावर जो स्टेट लिस्ट में हो किसके पास चली जाती है, पार्लियामेंट के पास। तो उस टाइम पार्लियामेंट ही उससे रिलेटेड लॉ बनाएगा जब तक इमरजेंसी चालू रहेगी। आर्टिकल 268 ड्यूटीज लेविड बाय सेंटर बट कलेक्टेड बाय अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट, इसको इग्नोर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। 268 एम्पावर यूनियन टू लेवी सर्विस टैक्स ओमिटेड, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। सर्विस टैक्स फॉर 11 in 1994 अंडर द रेजिडुअरी एंट्री 97 ऑफ यूनियन लिस्ट राइट। आर्टिकल 268A was inserted by the Constitution Amendment 2003 to user in service tax under a, इसको आप इग्नोर कीजिए। 268 और ये काम का नहीं है आपके लिए, ठीक। जो भी आर्टिकल्स काम किए थे वो हमने पढ़ लिया है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। 269 अपॉर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी, इसके बारे में हमने पढ़ा था, डिटेल में पढ़ रखा है इसके बारे में। 270 ये भी हमने पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विस टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। फिर इसमें अमेंडमेंट थी 2, वो भी हमने पढ़ रखा है। अगर हमने पुरानी क्लासेस दे रखी हैं तो आपको सब समझ में आज 366 ए भी हमने पढ़ रखा है। डेफिनेशन ऑफ गुड्स, आर्टिकल 286 imposing restriction as to imposition of tax on sale of purchase of goods amended। जैसे मैंने बताया कि जो सेल ऑफ परचेज ऑफ imposing of आर्टिकल 286 imposing restriction as to imposing of tax on the sale or purchase of goods amended। Article 286 which restrain the state from framing laws for imposition of any tax on sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place outside the state or in course of import of goods into or export of। देखिए ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी है वो आपका सी ए फाइनल में। तो इस आर्टिकल के बारे में जो भी आर्टिकल्स पेंडिंग है 1-2 जो काम के नहीं वो आपका फाइनल के लेवल पर आएंगे, बाकी ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है इसको अभी आपको पढ़ने की। जीएसटी काउंसिल भी हमने पढ़ रखा है डिटेल में, कौन से मेंबर होंगे, चेयरपर्सन कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होगा। चेयरपर्सन कौन होगा, हमेशा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, उसका चेयरपर्सन 33 मेंबर्स होंगे, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है।
सब के बारे में हमने पढ़ रखा है। द जीएसटी काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट ऑन, किस बारे में रिकमेंडेशन देगी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप पढ़ लीजिए। टैक्स surcharge levied on by union, state, local bodies which may be subsumed in goods and service tax. Goods service tax may subject to exempt from the goods or service tax. Model goods and services tax laws principle of levy apportionment of goods service tax levied on supply in course of interstate or commerce under Article 269A. Threshold limit for turnover below which goods services may be exempted from goods and service tax. The rates including floor rates with brands of goods and service tax. इस सब बारे में लिखा हुआ है इसका। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू, वैसे कोई आपका थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसे कोई पेपर में आपके, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल क्या क्या कर सकती है, क्या क्या रिकमेंडेशन कर सकती है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको आर्टिकल को भी अभी नोट कर सकते हैं 368। फिर ये है टेस्ट योर नॉलेज। एक्चुअली हमारा सिलेबस यहाँ पे चैप्टर 1 का ख़त्म हो गया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, 10 क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे इनके आंसर्स हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर्स है, तो एक क्वेश्चन आंसर भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा जीएसटी का, तो हम हर रोज़ एक क्लास में एक चैप्टर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो मैंने जो भी आपको पढ़ाया इस चैप्टर में, जो भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहले पढ़ाया, आपको नोटिंग करा रखा है, सारा कुछ हमने नोट कर रखा है। बाकी आपको इसको एक बार पढ़ना और रफली तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी सारा कुछ हमने इसमें पढ़ लिया है, सारा कुछ नोटिंग कर रखा है। अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, सप्लाई पर। और इसमें जो भी कुछ एमसीक्यू हैं, जैसे कि पेट्रोल पे क्या लगता है, ओपीएम पे क्या लगता है, या फिर टोबैको पे क्या लगता है, उसका एक पेज का नोटिंग है, या फुल फॉर्म HSN SSC कोड की फुल फॉर्म, तो वो सब एक बार आप पढ़ लेना। बाकी मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम ये आज का चैप्टर 1 फिनिश करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए, कुछ फुल फॉर्म्स हैं, जैसे HSN SSC GSPS, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इसके ऊपर क्या लगता है, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी प्लस इंटर स्टेट पर CST और इंटर स्टेट सेल पर वैट लगता है इसके ऊपर। इसको आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। MCQ आपके पेपर में आएंगे तो ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। इसके ऊपर GST नहीं लगता है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर। फिर आप यहाँ पे इसको भी नोट कर लीजिए। 5 पेट्रोल प्रोडक्ट, इनके ऊपर भी GST नहीं है। इनके ऊपर क्या है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस CST प्लस वैट। जैसे अल्कोहलिक लिकर पर क्या है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा के देता है स्टेट गवर्नमेंट को, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इससे बाहर करवाया। और ये है, इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है। फिर ये टोबैको और ये ओपीएम या इंडियन हेम्प या ड्रग्स, इनके ऊपर GST लगता है। GST लगता है। टोबैको पर क्या लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और इनके ऊपर क्या लगता है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। इसको गवर्नमेंट ने क्यों रखा टोबैको पर, ताकि कंपनसेट कर सके स्टेट गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू में लॉस होता है तो पेट्रोल और टोबैको पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, और अल्कोहल लिकर और ये ओपीएम वाले पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी है। एंटरटेनमेंट टैक्स सब्सिट्यूट हो गया GST में, लेकिन एक्सेप्ट दोस्त लेवेड बाय लोकल बॉडी, जो लोकल बॉडीज लगाती थी एंटरटेनमेंट टैक्स, वो सब्सिट्यूट नहीं हुआ है। इसको भी नोट कर लीजिए आप पॉज करके। तो फिर एक ये है, इसको GST पोर्टल मैनेज बाय GSTN। ये GSTN कौन है, गुड्स सर्विस टैक्स नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। देखिए बीच में एंड भी है, AND एंड, ठीक। और ये क्या है, GSTN एक वोली ओन गवर्नमेंट कंपनी है। कल से अपना चैप्टर हम सेकंड स्टार्ट करते हैं, सप्लाई का।